एपिसोड 2। ऐप तक हमने देख राव परिवार सिया का वहां देखकर शौक था और उससे भी ज्यादा उन्हें शौक तब लगा जब उन्होंने मानव का सिया के लिए एक अलग रूप देखा। पर वही बैठे तीनों भाइयों को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। इसी में राव परिवार का सबसे छोटा बेटा यानी ना इस बात पर सिया को थोड़ा ऊंची आवाज में गुस्सा करते हुए डांटा है जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की। तभी वहां पर एक गन शॉट की आवाज गूंजी और इसी के साथ मानव और सिया को छोड़कर वहां बैठे सभी ने अपना सर नीचे कर लिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये गोली किसने चलाई। थोड़ी देर शांति पसरी रहने के बाद जब उन्होंने अपना सर उठाकर देखा तो नक्श के पीछे रखा बड़ा सा फ्लावर पॉट गोली लगने की वजह से चकनाचूर होकर नीचे पड़ा हुआ था। उसके बाद वह सभी सामने देखते हैं जहां मानव के हाथ में गन थी और उस पर साइलेंस लगा हुआ था और अब भी उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। ये बात यह सा करती थी कि यह गोली मानव ने ही चलाई थी। राव परिवार का बड़ा बेटा राम जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उठकर खड़ा होता है और मानव के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अंडरस्को मिस्टर बजाज, ये क्या हरकत है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर गोली चलाने की? अगर उसको गोली लग जाती तो आपको पता है क्या हो जाता? आपने आखिर ऐसा क्यों किया? हम तो यहाँ से बस शांति से बात कर रहे थे ना, फिर यह सब क्यों? और किसी जिस पर मानव अपने गन के साथ खेलते हुए उसे गोल गोल घुमाता है और राम को देखते हुए कहता है, अंडरस्को पर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इस पर आवाज ऊंची करके बात करे। ये बोलते वक्त वह सिया की ओर इशारा कर रहा था जो अभी एकदम शांति से उसकी गोद में बैठे हुए थे। वह ऐसे बिहेव कर रही थी जैसा कुछ हुआ ही ना हो। मानव फिर कहता है, अंडरस्को और दूसरी यह इसलिए था ताकि तुम लोग जो अपनी असली जगह भूल गए हो वह याद आ सके, तुम्हें ये याद आ सके कि यह मेरा घर है मानव बजाज का और यहाँ मुझे किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। मानव को गुस्सा करता देख वहां बैठे अविनाश जी जल्दी से खड़े होते हैं और राम को शांत बैठने का इशारा करते हैं और वह मानव की ओर देखकर माफे भरे लहजे में कहते हैं, माफ करें मिस्टर बजाज, वो क्या है ना, जब बात अपने भाइयों पर या परिवार पर आती है तो मेरा बेटा सब कुछ भूल जाता है। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बस इस बार माफ कर दीजिए। ये सब जो बहुत डरे सहजे में हकलाते हुए कह रहे थे पर उनकी इस बात पर मानव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वह सिया की ओर देखता है, उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये लोग यहाँ तुम्हें लेने आए हैं, इनका कहना है कि तुम इनके परिवार का हिस्सा हो और अब ये तुम्हें वापस वहां ले जाना है। इसलिए यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम्हें क्या करना और कहां जाना है। मैं तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मानव की बात सुनकर अविनाश जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मानव की बात सुन उनका दिल खुशी से भर जाता है क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि सिया अब भी वही है जो उनकी कोई भी बात टालने की हिम्मत नहीं है। वो जो कहेगी वो चुपचाप मान लेगी। फिर वह सिया को देखते हुए कहते हैं, सिया, तो सिया उनकी ओर देखती है तो वह अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, आपको पता है हम और आपके भाई आपको कितना ढूंढ रहे थे, हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। कम से कम आपको हमें बताना चाहिए था कि आप ठीक है, सेफ है। आप ऐसे लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपने हम सबको कितना परेशान किया है पता है, और आपकी माँ तो उन्होंने, वह इतना बोल ही रहे थे कि सिया मानव की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, ना ही उसकी आंखें कुछ बयां कर रही थी। सिया उन चारों को एक नजर देखती है और बहुत इमोशनल लेस आवाज में उन सब से मजाक उड़ाने वाले लेजर में कहती है, आप सबका बोलना हो, क्या हो गया है या और कुछ बाकी है? जिस पर वहां बैठा कोई कुछ नहीं कहता। सिया एक नजर उनकी ओर देखती है और कहती है, मुझे एक वजह रही है वहां आने की। जिस पर इतनी देर से शांत बैठा राव परिवार का दूसरा बेटा आदिक कहता है, सिया तुम्हें आने के लिए वजह किस लिए चाहिए? तुम राव परिवार का हिस्सा हो। जिस पर सिया कहते हैं, नहीं, मैं राव परिवार का हिस्सा नहीं हूं, मेरा और राव परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं है। तो आप किस हक से मुझे लेकर जा रहे हैं? इसलिए तो मैं पूछ रही हूं, ऐसी क्या वजह है? जिस पर राम खुद को शांत कराते हुए सिया को समझाते हुए कहता है, सिया तुम रावत परिवार की बेटी हो, राव परिवार का हिस्सा, और हम एक परिवार है, इसलिए हम उस हक से तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। जिस पर सिया उसकी हर एक मजाक उड़ा देने वाले मुस्कुराहट लेकर देखने लगती है जो वहां बैठे सबको अच्छे से समझ आ रहा था। या आगे भी उनकी अच्छी खासी इंसल्ट मजाक उड़ाने वाली टोन में कहते हैं, मिस्टर राम राव, क्या कहा आपने? परिवार बेटी रिश्ता आप सभी को एक ही से अब याद आ रही है? जब मैं वहां थी तब क्यों याद नहीं आई? तब वह आप सब थे।
जो बार बार हमसे कहते थे कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और जब अब ये बात मैं कह रही हूं तो अब आपको ये सब चीजें याद आ रही है। बड़े दोगले इंसान हैं आप। अविनाश जी बीच में कहते हैं, सिया ऐसी बात नहीं है जिस पर सिया तपाक से कहती है फिर कैसी बात है जिस पर अविनाश जी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि सिया की बातों में एक सच्चाई थी जो उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी। साथ ही उनकी चुप्पी के पीछे और एक वजह थी, वह थी मानव बजाज। वह चाहते तो सिया को जबरदस्ती वहां से ले जा सकते थे, पर मानव के रहते वह बिना उसके मर्जी के उसके आसपास तक नहीं जा सकते थे। यह बात उन्हें अच्छे से पता थी, इसीलिए वह चुपचाप अपनी इंसल्ट और गुस्से को अपने मन में दबाकर बैठ गए थे। वहीं बैठे नक्श को अब अपने भाइयों और पापा की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और वह सिया की ओर देखकर उसे सुनाते हुए कहता है, ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? तुम्हें लगता है तुम ऐसे बर्ताव करोगी तो हम तुम्हें सर पर बैठ आएंगे, तुम्हें अपना मानेंगे? अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने रागिनी के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से रागिनी की क्या हालत हो गई है, लेकिन तुम्हें क्यों ही फर्क पड़ेगा ना? तुम्हें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है। और फिर मानव की ओर देखकर कहता है, और वैसे भी लगता है कि कोई तुम्हारी सारी जरूरत है पूरी कर रहा है, इस वजह से तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही, इसीलिए इतना घमंड कर रही हो ना। पर एक बात याद रखना, यह चीज हमेशा अब जैसी है वैसे ही रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप घर चलो, रागिनी से माफी मांगो और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके ऐसा कहते ही सिया जोर जोर से हंसने लगी। उसको अपनी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। फिर सभी को अपनी और अजीब तरीके से देखता पाकर वह खुद के हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, सॉरी, वह क्या करूं मिस्टर नक्शा, में इतना अच्छा मजाक किया कि मुझे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। फिर अचानक सीरियस होते हुए उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती थी। वह एकदम डरावनी लेजर में रहती है। माफी मांगूंगी तो सब कुछ पहले जैसा होगा, बहुत घटिया मजाक था, आइंदा से ऐसा मजाक मेरे सामने मत करना। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन के साथ यह सब करने के बाद भी मेरी इतनी हिम्मत? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतने बड़े हो गए हो पर तुम्हारी दिमागी हालत तो किसी बच्चे से भी गई गुजरी है, जो तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं। और मैंने गलत किया लग सीरियसली? जिस पर राम चाहता है तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर सिया उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर, मैं जो भी कहूंगी आप सबको झूठ लगेगा और मैं बेमतलब की अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। जिस पर राम फिर से कहता है, क्या हुआ है सिया? जिस पर सिया उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है जब मैं पहली बार तुम तीनों से मिली थी ना, तब मुझे हमेशा लगता था कि तुम तीनों कितने होशियार हो, कितने स्मार्ट हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो, बिजनेस संभालते हो, तुम्हारा एजुकेशन इतनी हाई लेवल पर हुआ है कि तुम्हारी नॉलेज का लेवल क्या ही होगा। पर अब पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूं ना, उनमें आप सभी सबसे ज्यादा बेवकूफ और अंधे लोग हैं, जिनके पास आंखें और कान हैं लेकिन फिर भी वह अंधे और बहरे हैं। जिस पर अधीर कहता है, सिया बातें गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधी बात कहो, मुद्दे की बात बताओ। जिस पर सिया एकदम रिलैक्स होकर कहती, मुद्दे की बात यह है कि जैसा कि आप सभी को लगता है मैं रागिनी को परेशान करती हूं, मैंने रागिनी को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, उसके बाद उसे मारा पीटा, उसको धमकाया और उसी समय पर आप सब वहां आ गए और आपने उसे बचाया और उसने सेल्फ डिफेंस में मुझे धक्का दे दिया बराबर। जिस पर वहां बैठा कोई कुछ नहीं कहता, तभी ना कुछ कहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बातें घुमा फिरा कर बताओगी तो हम तुम पर विश्वास करेंगे? मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, अपनी जीत ट्रिक्स किसी और पर आजमाना। जिस पर सिया उस पर थोड़ा गुस्से के साथ और खतरनाक लेजर में खेलती है, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मुझे कोई नहीं ठोकेगा, या कि लहजे में एक ऐसी वार्निंग थी जो अच्छा बच्चे को शांत बैठाने के लिए मजबूर कर दे। जिस पर राम के तहत शांत रहो, उसे अपनी बात पूरी करनी तो क्या तू अपनी बात पूरी करो। जिस पर किया कहती है, यही कि एक बचपन से वेल ट्रेन लड़की जिसे मार्शल आर्ट कराटे जैसी चीजें सिखाई गई है, उसे मुझसे सी कमजोर लड़की उसके कमरे में उसके मर्जी के खिलाफ ब्लॉक कर देती है, उसे मारती है, पीटती है, उसे धमका बीएफ पर वह बेचारी खुद को मुझसे बचा नहीं पाती। और ठीक उसी समय पर उसके हीरो, उसके रक्षक, उसके भाई और उसके पापा वहां जाते हैं और उसे मुझ जैसी लड़की से बचाते हैं। उसके बाद आप सभी उसकी बातों पर विश्वास करके मुझे एक बार भी अपनी सफाई देने का मौका ना देते हुए मुझे सीधा एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजते हैं, जहां मुझे दिन रात पर चल किया जाता है, मारा जाता था, भूखा रखा जाता था, बिजली के झटके दिए जाते थे। पर तब भी आप में से किसी ने भी एक बार भी आकर मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की।
अचानक जब मैं वहां से भाग गए और इतने लंबा समय हो गया उससे, फिर अचानक आप सबको मेरी याद आने लगी। आप सबको ये याद आ गया कि सिया नाम की कोई लड़की भी आपके परिवार का हिस्सा है, जिसे आपने कभी माना नहीं पर है, और अचानक आप सबको मेरी परवाह होने लगते हैं। इतनी परवाह होती है कि आप सीधा किसी के भी घर में घुस जाते हैं। क्या बात है, आप सभी को तो सल्यूट है मेरा। जिस पर नक्श कहता है, ये लड़की कुछ भी कहानियां बनाना बंद कर। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें बिना सर पर की बातें बताओ ही कहानी बताओ जी, और उस पर हम विश्वास कर लेंगे, और तुम हमें गिल्टी फील कराना चाहती हो ना, ताकि हम तुम्हें अपना ले चलो। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देता हूँ, तुम जाकर रागिनी से माफी मांगो की, और उसके बदले में हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। क्या कहती हो, अच्छी नहीं? जिस पर सिया उसका मजाक उड़ाते हुए की थी, यहाँ बिल्कुल आपकी तरह थर्ड क्लास। और फिर वहां पर खड़े गार्ड को देखते हुए कहते हैं, अगर आइंदा से ऐसे ही किसी को मेरे घर में आने दिया तो तुम सब उसके अगले ही मिनट से यहाँ दिखाई नहीं दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर मानव की ओर देखकर, और आप खड़ूस, यह मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, आइंदा से ऐसे फालतू लोगों के लिए मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, और ऐसे लोग मुझे मेरे या तुम्हारे आसपास भी नहीं चाहिए, समझे? तो फिर पीछे खड़ी लीला जी की ओर देखती है, पर खड़े होते हुए कहती है, लीला आंटी, इन बिन बुलाए मेहमानों को घर से बाहर निकालिए और मेरे लिए नाश्ता तैयार कीजिए, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। और फिर मानव को एक नज़र देखकर ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर अविनाश उसे रोकते हुए कहते हैं, यारों को एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे विश्वास है अब मैं जो कह रहा हूँ वह सुनने के बाद तुम खुद हमारे साथ होगी। उनके बाद में इतना कॉन्फिडेंस सेट करे। सिया वहां रुकती है और उनकी ओर देखने लगे। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इन्हें इतना कॉन्फिडेंस ले रही है। सिया को रुकता देख मिस्टर अविनाश जल्दी जल्दी कहने लगते हैं, हमें पता है कि तुम हमसे गुस्सा हो, पर तुम अपने दादाजी के लिए भी नहीं आओगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे लापता होने की बात जब उन्हें समझे तब उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया है। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और ऐसी हालत में भी वह सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम तब भी हमारे साथ नहीं जाओगे। उनकी बात सुन तो सिया को वह पल याद आते हैं जो उसने अपने दादाजी के साथ बिताए थे, और उनके तबीयत के बारे में जानकर उसे थोड़ा इमोशनल फील होता है, और वह किसी को ये बात दिखाती नहीं है। और फिर उन चारों की ओर देखकर कहती है, अब समझ में आई सारी बात। वही तो मैं कहूँ, अचानक आप लोग मेरे लिए इतना तड़प में क्यों लगे? या फिर वह ना में अपना सर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। सिया के ऊपर जाते हैं सब, मानव की ओर दिखने लगते हैं। मानव वहां खड़े गार्ड्स को देखता है और कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं तुम्हारे मैडम ने क्या कहा, या तुम चाहते हो ये बात मैं तुम्हें अपने तरीके से बताऊं? जिस पर गार्ड्स आगे बढ़ ही रहे थे। अधीर मानव को देखते हुए कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मिस्टर बजाज, आप हमारे फैमिली मैटर में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? इससे आपका क्या लेना देना है? और आपने सिया को अपने पास क्यों रखा है, वह भी हम सब से इतना छुपाकर? उसके बारे में हमें कुछ पता लगने नहीं दिया। मैं पूरी गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि आप ही थे जिन्होंने सिया की सारी इंफॉर्मेशन हम तक आने से रोक रखी थी। आखिर क्या लगती है यह आपकी? मानव उसकी ओर देखकर रहता है। मानव बजाज किसी के सवालों का जवाब देने के लिए मोहताज नहीं है, और मैं कब चेक करता हूं किस लिए करता हूं, यह मुझे तुम जैसे को बताने की जरूरत नहीं है। और क्या रिश्ता है जो कर रहा हूं सिया के लिए, ऐसा रिश्ता जो भी हो, पर यह बात इतनी सच है कि वह रिश्ता तुम सबसे ऊपर का है, और आप में से कोई भी वहां तक नहीं आ सकता। ना निकलो मेरे घर से, और आइंदा अगर इस तरीके से यहाँ आए तो इस बार अपने पैरों पर चलकर जा रहे हो, अगले बार से यहाँ से तुम्हारी लाशें जाएंगे। यह एक धमकी है, और मुझे बातें करना नहीं पसंद, मुझे एक्शन करना पसंद है। इसलिए आइंदा से इस बारे में ध्यान रखना। नाव गेट लॉस। जिसके आगे सबकी बोलती बंद हो गई। अपनी बात खत्म होने के बाद सिया वहां खड़े गार्ड्स को राव परिवार को यहां से निकालने का ऑर्डर देते हैं और अपने कमरे में चली जाती है। वही मानव भी गार्ड्स को देखते हुए कहता है, तुम सब ने सुना नहीं, तुम्हारी मैडम ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया है? उसके इतना कहते हैं गार्ड्स तुरंत राव परिवार को गेट की ओर ले जाने लगे। राव परिवार जाना तो नहीं चाहते थे, पर इतनी बेइज्जती होने के बाद, साथ ही मानव के ताकत के सामने उनका कुछ भी करना यानी टाइम पास करना हो, इसीलिए उन्होंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। पर जाते समय अविनाश राव ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए दादाजी की तबीयत के बारे में बताकर शाम को आने के लिए मजबूर करना, जहां पर सिया ने ये होने नहीं दिया था। पर यह बात उसके दिल में कहीं बैठ गई थी और उसे इस बारे में सुनकर बुरा लग रहा था। ये बात मानव भी समझ गया था, इसलिए वह जल्दी से उसके कमरे की ओर चला गया। जब वह कमरे में पहुंचा तब उसे सिया कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नजर बालकनी की खुली विंडो पर जाती है।
वह बिना कुछ ज्यादा वक्त गवाए उसके और चला जाता है जहां सिया रेलिंग को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था और आसमान में देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस साफ देखे जा सकते थे जो उसने नीचे कंट्रोल किए हुए थे। मानव सिया के पास जाता है और उसे एक झटके से अपनी ओर खींचकर उसे गले लगाता है। पहले सिया उससे दूर होने की कोशिश करती है पर मानव के पावर के आगे उसका कुछ भी करना बेकार था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह थक हार कर उसे गले लगाकर उसी तरह खड़ी रही और धीरे धीरे सुबकने लगी। ये देखकर मानव उसे गोद में उठाता है और वहां रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अभी सिया उसके गोद में थे और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। मानव धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आज इन आंखों में नमी क्यों है? क्या तुम उनके पास जाना चाहती हो? ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर भी रोना बंद करो, मुझे उससे बहुत नफरत है और जब भी मैं ये देखता हूँ तुम्हें पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है। मानव की बात सुनकर सिया धीरे धीरे शांत करती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है ताकि खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक बार अगर मानव गुस्सा हो गया तो उसे शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वह उसी तरह उसे गले लगाए हुए ही कहते हैं, यह आंसू उनके वजह से नहीं है, ये दादाजी के लिए ही, क्योंकि वहां पर सिर्फ वही थे जिन्होंने पूरे दिल से मुझे अपना परिवार माना था, अपनी पोती माना था, बहुत प्यार किया था। और आज जब मैंने उनकी ऐसी हालत के बारे में सुना तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ। मुझे पता है उनकी उस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। पर जिस पर मानव उसकी बातें शांति से सुनते हुए कहता, पर अब क्या चाहती हो तुम? जिस पर सिया कहती है, मुझे वहां नहीं जाना। जब भी मैं उन सबको देखता हूँ ना मुझे वह सब याद आता है जो मेरे साथ हुआ था और मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे नहीं चाहिए वह यादें। पर मैं दादाजी से भी मिलना चाहते हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, करो उसमें क्या करूं? फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, खडूस तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो ना, तुमने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। बिजनेस है तो तुम मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दोनों बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? मानव उसकी आंखों में देखता है, उसकी आंखों में आ रही इमोशंस को अच्छे से पढ़ सकता था। उसकी आंखों में इस वक्त उसे दादाजी के लिए प्यार और बाकी सदस्यों के लिए नफरत, गुस्सा, साथ ही डर अच्छे से दिखाई दे रहा था जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मानव कुछ सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। जैसा कि तुमने कहा वह तुम्हारे बहुत अच्छे थे, तो तुम्हें उनसे दूरियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर सिया कहती है, पर वह सभी भी तो वहां होंगे। जिस पर मानव उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कुछ गलत किया? जिस पर सिया अपना सर ना में हिलाती है, फिर तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें पछतावा है। जिस पर फिर एक बार सियासत सोचती है और ना में सर हिलाती है, तो फिर यह डर किस बात का है? शिया जिस पर से कहती है, मैं सब समझ रही हूं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे, पर वह सब दिल में बहुत गहराइयों में दबा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगी। जिस पर मानव उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और सिया को कहता है, हमेशा एक बात याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है, इस पर किसी का हक नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वह करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, मैं कभी तुम्हें नहीं रुकूंगा, पर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम डरोगी तो मुझे पास पाओगे, जब तुम गिरोही मुझे अपने पास पाओगे, जब तुम हारोगे तब तुम मुझे तुम्हारे पास पाओगे। इसलिए अपने सारे डरों को भूला और वही करो जो तुम्हारे दिल को चाहिए, क्योंकि जब तुम इसकी सुनोगे ना सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम फ्रेश हो जाना, नाश्ता करना, इस बारे में सोचा। जब मैं वापस आऊं तब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई तुम्हें इसके लिए जबरदस्ती करेगा या तुम पर प्रेशर लाएगा। तुम्हें जो फैसला लेना है लो, ठीक है? ये कहकर उसके आंखों में एक बार देखता है और धीरे से उसे उठाकर उस सोफे पर बैठता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। मानव के जाने के बाद सिया लगातार उस बारे में सोचने लगे और मानव के कहे गए हर एक शब्द को ध्यान में रखते हुए उसने एक डिसीजन लिया। इसके लिए उसे पूरा दिन लगा, पर आखिरकार उसने हिम्मत करके एक फैसला कर लिया था। वही इन सब में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब घर में काम कर रहे सर्वेंट ने किया को नीचे खाना खाने के लिए बुलाया, तब जाकर उसे समय का एहसास हुआ। उसने सर्वनेट से कह दिया था जब मानव आ जाएगा तब वह दोनों एक साथ खाना खाएंगे। उसके बाद मानकर सर्वेंट वालों से चला जाता। उसके जाने के तुरंत बाद सिया जल्दी से वॉशरूम जाती है, फटाफट से फ्रेश होकर अपने नाइट सूट को पहन लेती है। तब तक विला के बाहर बहुत सारी गाड़ियां का आवाज आती है, जिसे सुनकर सिया को पता चल जाता है कि खडूस मानव आ गया है। इसलिए वह फटाफट तैयार होकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मानव भी आ चुका था और उसे पता था कि सिया ने अब तक खाना नहीं खाया होगा।
इसलिए उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लिए और वह भी नीचे आ गया। तब तक सारे सर्वेंट्स ने खाना डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया था। सिया भी वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वह भी जल्दी से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बैटरी सभी सर्विस उन्हें खाना परोसते हैं। उनके खाना परोस कर ही मानव उन्हें वहां से चले जाने का इशारा करता है। सर्वेंट तो इसी का इंतजार कर रहे थे। वह पूरा मिल्खा सिंह बनकर वहां से भाग गए क्योंकि उन सब को पता था कि उनका ये राक्षस बस सिर्फ अच्छा उनकी मैडम के सामने ही बनता है। इसलिए उन्होंने भी ज्यादा रिस्क ना लेते हुए वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और चले गए। उनके जाते ही दोनों शांति से खाना खा रहे थे। मानव ने सिया से कुछ नहीं कहा पर ओसिया की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई, इसलिए उसने खाना बंद कर दिया कि और देखा और उसे पूछा, बोलो क्या बोलना है। जिस पर सिया तुरंत बोलती है, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है। जिस पर मानव कहत, और वह क्या है। जिस पर सिया कैसी है, मैं एक बार दादाजी से मिलकर आना चाहती हूँ। जिसे सुनकर मानव अपना सर हमें हिलाता है और खाने का अगला बाइट लेते हुए कहता है, ठीक है हम कल हॉस्पिटल चलेंगे। जिस पर सिया सवाल करते हुए पूछते हैं, पर हॉस्पिटल क्यों। जिस पर मानव बहुत शांत तरीके से कहता है, मिस्टर ओल्ड राव की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें वापस से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसलिए ये बात वह बहुत आसानी से बता रहा था, जैसे अखबार में किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा है। पर उसकी बात सुनकर तो सिया की हालत खराब हो गई। सिया का ऐसा रिएक्शन देखकर माना उसी तरह कहता है, ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना खाना खत्म करो और सोने चले जाओ, सुबह हम तुम्हारे दादाजी के मिलने चलेंगे। सिया को पता चल गया था कि आज खडूस का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए उसने भी उसे नहीं छेड़ा और चुपचाप कैसे वैसे खाना खत्म कर लिया। उसे खाने का मन तो नहीं था, लेकिन मानव के हाउस के कारण उसने चुपचाप खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद वह किसी अच्छे बच्चे की तरह मानव की बात मानते हुए उसे गुड नाइट कहती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके जाते ही मानव भी वहां से उठकर स्टडी रूम में चला जाता है और देर रात तक लगातार काम करने लगता है। यह मानव की पहले की आदत थी कि वह लगातार काम करता रहता था। सिया के आने से पहले तो वह कभी महीना महीना घर ही नहीं आता था, क्योंकि मानव का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका मॉम डैड की डेथ और उसके फैमिली के बाकी मेंबर की भी डेथ एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में हो गई थी। परिवार के नाम पर सिर्फ उसके पास उसकी दादी और दादाजी थे, जिन्होंने उसे बड़ा किया। पर उस हादसे के बाद मानव पूरी तरह से बदल गया। उसने बहुत कम उम्र में ही बिजनेस संभालना शुरू किया था और इसी के साथ दुनिया को देखते हुए एक मासूम सा बच्चा कब मानो बजाज बन गया। वह मानो बजाज, जिसे लोग पत्थर दिल कहते हैं, मौत का देवता कहते हैं, उसके नाम से ही लोग काटते हैं। पर जब उसके जिंदगी में सिया आई तब से बहुत सी चीजें बदल गए। उसे सिया के आने के बाद घर क्या होता है इसकी थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी, पर बेचारा पुरानी आदत का मारा था, इसीलिए उसे अपने काम को ज्यादा देर तक खुद से दूर नहीं रखा गया। करीबन रात के 2 बजे तक उसने काम किया। फिर समय देखकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सिया के कमरे में चला जहां वह देखता है कि सिया शांति से सो रही थी। ये देखकर वह कुछ देर तक सिया को देखता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वह खुद को जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर कर रहा था। वह करीबन 5 बजे के आसपास वह उठकर तैयार हो जाता है और सिया के कमरे में जाकर सिया को भी उठा देता है और उसके साथ जॉगिंग वर्कआउट करने के लिए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इन सब की सिया को सख्त जरूरत थी। या नबी मन मारकर अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और फिर दोनों जल्दी से तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आ जाते हैं। इस वक्त सिया ने एक व्हाइट कलर की मिनीस्कर्ट पहने हुए थे जो उसके घुटनों के लेवल तक थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, गले में छोटी सी चैन, पैरों में स्नीकर्स, हाथ में वॉच, चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस काजल और लिप बाम, पर फिर भी वह किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रहे थे। वही हमारे मानव बाबा ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जेल से परफेक्टली सेट किए हुए बाल, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों पर ब्लैक लेदर के जूते, एकदम परफेक्ट, जो उसके पर्सनैलिटी को और भी सादा, डेंजरस और 4 मिनट बना रहे थे। फिर दोनों एक साथ नीचे आते हैं और एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। इन सब में 10 बजे बज गए थे। नाश्ता खत्म होने के बाद वह दोनों कार में बैठकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जहां मिस्टर ओल्ड राव को रखा गया था। रास्तों पर बजाज फैमिली के कार का काफिला पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। करीबन 12 गाड़ियां थी, उनमें से एक कार में मानव और सिया बैठे हुए थे। सिया अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी तो वही मानो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। करीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही गाड़ियां रूम पर, सबसे पहले गाड़ियों से सभी गार्ड बाहर आए और उन्होंने आसपास का सारा एरिया अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद एक गाइड आगे बढ़कर मानव के कार्य का दरवाजा खोलता है।
दरवाजा खुलते ही मानो पूरे टशन के साथ किसी हीरो की तरह कार से बाहर आता है। दूसरी तरफ से सिया भी बाहर आती है। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा डैशिंग और कूल लग रहे थे। एक डेंजरस हैंडसम हल्क और दूसरी नाजुक परी, क्या कॉम्बिनेशन था। इस वक्त दोनों के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे, ठंडे, क्योंकि मानव के साथ रहकर सिया भी कुछ हद तक उसकी तरह हो गई थी। इसलिए उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और पूरे स्टाइल के साथ और गुरूर के साथ हो आगे चलने लगे। ध्रुव ने पहले ही सारी जानकारी निकाली थी, इसलिए सिया और मानव सीधा उस फ्लो पर चले गए जहां उसके दादाजी को एडमिट किया गया था। वह एक वीआईपी फ्लो था जहां पर बहुत अमीर फैमिली का इलाज किया जाता था। वह हॉस्पिटल कम और 7 स्टार होटल ज्यादा था। मानव और सिया आगे जा ही रहे थे कि तभी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, जो दिखने में बहुत यंग और हैंडसम थे पर मानव से कम, वह मानव को देखकर उसके ओर आते हुए कहा था, मिस्टर बजाज। जिसे सुनकर मानव रुकता है और देखता है तो वहां पर डॉक्टर अर्नव खड़े थे। डॉक्टर और उसके दोस्त होने के साथ साथ उसके पर्सनल डॉक्टर भी थे। डॉक्टर अर्नव को देखकर मानव रुकता है पर ज्यादा कुछ कहता नहीं है। अर्नव जल्दी से आगे आकर उन्हें ग्रेट करते हैं। मानव बस अपना सर ही लाता है। उसके बाद दोनों किसी चीज को लेकर बात करने लगते हैं। ये देखकर सिया मानव के हाथ को हल्का सा खींचते हुए कह दिया, खडूस तुम इनसे बात करो, तब तक मैं दादाजी से मिलकर आती हूँ। जिस पर कभी कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ कहकर वह सिया को आगे जाने का इशारा करता है। साथ ही सिया के पीछे ध्रुव को और 2 बॉडीगार्ड्स को भी जाने के लिए कह देता है। दादाजी के वार्ड के बाहर पूरा परिवार खड़ा था और एक डॉक्टर को घेर कर उन्हें दादाजी की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। सबकी हालत खराब थी। तीनों भाई मिस्टर एंड मिसेस राव, साथ रागिनी भी वहां आई हुई थी। तभी सबक ध्यान उस ओर चला गया जहां से सिया आ रही थी। इस वक्त अगर कोई सिया को देखता तो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि सिया इन कुछ समय में बहुत बदल चुकी थी। जो पहले डरी सहमी सी सर नीचे करके अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए चुपचाप चलती थी, आज वह पूरे रोक के साथ सर उठाकर चल रही थी। उसके चाल में उसकी नजाकत, उसका एलिगेंस और उसके अंदर का और अलग खतरनाक और अच्छे से महसूस किया जा सकता था। और उसके इस खतरनाक ऑरा में 4 चांद लगा रहे थे। उसके पीछे आ रहे वह 2 खतरनाक बॉडीगार्ड और ध्रुव, जो उसको किसी माफिया क्वीन होने का एहसास दिला रहे थे। राव परिवार के तीनों भाई और मिस्टर राव तो उसे पहचान गए थे, पर मिसेस राव और रागिनी को तो ऐसा लग रहा था कि यह कोई सिया की हमशक्ल है। तभी सबका ध्यान रागिनी की आवाज से टूटा, जो चौक में कहती है, क्या ये वही किया है, वह गांव की सिया। अब तक सिया भी उनके पास पहुंच चुकी थी और उसने रागिनी का सवाल भी सुन लिया था, पर उसने कुछ नहीं कहा और सीधा डॉक्टर की ओर देखते हुए कहती है, डॉक्टर मेरे दादाजी कैसे हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। उनकी बात का डॉक्टर कोई जवाब देते उससे पहले विशेष राव थोड़ा गुस्से में सिया को डांटते हुए कहती, सिया ये क्या बदतमीजी है, तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने परिवार को आकर ग्रीट करो। एक तो इतने दिनों से कहाँ गायब थे और अब आए हो तो इस तरह बर्ताव कर रही हो। उस दिन भी जब तुम्हारे भाई और पापा तुम्हें लेने आए थे तब तुमने इनकी इंसल्ट की और अब तुम इस तरह मुझे इग्नोर करके मेरी भी इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें पता है इन सब की वजह से तुम हमारे परिवार का कितना नाम खराब कर रही हो, तुम्हारे वजह से हमारी कितनी रेपुटेशन खराब हो गई है। वह बस ऐसे ही सिया को कुछ ना कुछ कहे जा रही थी, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि सिया उन्हें इग्नोर कर रही थी। क्योंकि सिया हमेशा जब भी उन्हें बैठी थी उनके पास आकर उनसे बहुत प्यार से विनम्रता से बात करती थी, चाहे वह सिया से कैसे ही बात करे या उसे इग्नोर करे, पर सिया हमेशा उन्हें बहुत प्यार से देखा करती थी। पर आज या के नजरों में वह प्यार नहीं था और न ही उसके हर को तो हमें उसे वह प्यार पाने की तड़प देख रही थी। इस बार सिया कुछ अलग लग रही थी, ना ही उसने उनकी ओर एक नजर देखा, ना ही उनसे बात करनी जरूरी समझे वह सीधा कर डॉक्टर से बात कर रही थी। उन सब को इग्नोर करके, और यह सिर्फ मिसेस राव को नहीं उन तीनों भाइयों को भी बहुत चिढ़ मच रही थी कि सिया उन्हें इग्नोर कर रही है। वह सब अपनी जलन में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्हें इसमें से बाहर लाए होती सिया की ठंडी आवाज, जो मिसेज रात को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहती है, मिसेस राव आप मुझसे कुछ कह रही हैं। सिया मानव के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी, पर जब तो वहां पहुंचे तब उसने देखा कि पूरा राव परिवार वहां पर है, पर वह उन सबको इग्नोर करके डॉक्टर अपने दादाजी की तबीयत के बारे में पूछताछ करती है और उनसे पूछती है क्या वह भी उनसे मिल सकती है। राम परिवार को सिया का यूं उन सबको इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मिसेस राव का आगे पढ़कर सिया को डांटने लगी। पर अगले ये फल सिया ने कुछ ऐसा कहा जो वहां पर खड़े सभी को बहुत बड़े शौक में डाल देता है। मिसेस राव की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं मिसेज राव। सिया का यूं सबक के सामने अपनी मां को विशेष शराब कहना सबको झटके में डाल देता है, क्योंकि ऐसा ये पहली बार हुआ था।
क्यों सिया ने उनको इस तरह बुलाया था? जब सिया आश्रम से आई थी तब से लेकर हॉस्पिटल से गायब होने से पहले वह हमेशा उन्हें माँ ही बुलाया करती थी। पर इन कुछ महीनों में सिया इतनी बदल गई थी कि उन लोगों को मुश्किल हो रहा था ये समझने में कि वह सिया है या कोई और। किसी को कुछ ना बोलता देख सिया उन सब से अपनी नजरें फिराती है और फिर एक बार डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैंने आपसे पूछा क्या मेरे दादाजी अब ठीक है, मैं उनसे मिल सकती हूँ? जिस पर डॉक्टर सिया से पूछता है, मिस क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन है और पेशेंट आपके कौन है? जिस पर सिया कहते हैं वह मेरे दादाजी हैं। जिस पर डॉक्टर उनकी ओर देखकर कैसा है मिस, क्या आपका नाम सिया है? जिस पर सिया सहमति में अपना सर हम हिलाती है और सवाल करती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? जिस पर डॉक्टर कहता है, पेशेंट बेहोशी में भी बार बार आपका ही नाम ले रहे थे, वह बार बार मेरी पोती को ढूंढो, क्या को ढूंढो, मेरे बच्चे कहाँ होंगे? यही सब बोल रहे हैं। मैं अभी आपके फैमिली से यही कह रहा था कि अगर हो सके तो आपको उनके पास ले आए मिलाने के लिए। अच्छा हुआ आप खुद आ गई और प्लीज मेरे साथ चलिए। सिया डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है पर सिचुएशन को देखकर अपने इमोशनल कंट्रोल करती है और सीधा डॉक्टर के साथ अंदर की ओर जाने लगती है। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब सिया पीछे मुड़कर देखते हैं कि वह कौन है तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसका हाथ रागिनी ने पकड़ा हुआ था और वह अपने चेहरे पर बहुत अलग इमोशंस लेकर उसे देख रही थी। रागिनी उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से और भोलेपन से कहते हैं, सिया तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर प्लीज मम्मी पापा के साथ और भाई के साथ ऐसा मत करो, हम सबको बहुत बुरा, ऐसा मत करो, हम सबको बहुत बुरा लगेगा। आगे कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, मुझसे नफरत करती हो, पर सिया मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी वजह से तुम प्लीज मेरी फैमिली को इसकी पनिशमेंट मत दो। चाहे तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम कहती हो तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुम देख रही हो ना तुम्हारी वजह से दादाजी की क्या हालत हो गई। सिया उसका ये फालतू का ड्रामा देखकर उठ चुकी थी, इसीलिए पहले तो वह एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से खींचती है और फिर पास खड़े बॉडीगार्ड के हाथ से अपने लिए एक रुमाल मांगती है। उसके बाद बड़े ही बेहतर भी से अपना हाथ साफ करती है जैसे उसने किसी गंदी चीज को हाथ लगाया। उसके बाद वो रुमाल डस्टबिन में फेंकने के बाद वह पूरे इमोशनल ले आंखों से वहां खड़े सबको देखती है और फिर अपनी ठंडी आवाज में उन सबको देखते हुए कहते हैं, मिस्त्री यारा मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ सिर्फ अपने दादाजी से मिलने आए हैं और रही बात परिवार की तो दादाजी के अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मेरा परिवार है। और दूसरी बात, आइंदा से बिना मेरी इजाजत के मेरे आसपास आने की या ऐसी हरकत करने की अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें इसका अच्छे से जवाब दूंगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जिस पर वहां खड़े सब भड़क जाते हैं। सबको सया का ऐसा बर्ताव बहुत गुस्सा दिला रहा था। तभी वहां खड़ा रितेश तो कब से ये सब सुन रहा था। वह गुस्से में ज्यादा बढ़ जाता है और वह कहता है, ये तुम्हें मिस्टर बजाज का सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए तो इतना अकड़ रही हो ना। देखना जिस दिन वह तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे ना, उस दिन की सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी और अभी के अभी तुम रागिनी से माफी मांगोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की, उसे ऐसे बात करने की? मैंने कहा अभी क्या अभी माफी मांगो। सिया उसकी ओर देखती है और कहती है, और मैं ये क्यों करूंगी? आखिर आप सब होते कौन है मुझसे ये सब कहने वाले, और मैं इससे माफी क्यों मांगू? क्या मैं सामने से आकर इससे बात कर रही थी या मैंने इसका रास्ता मैं आकर खड़ी हो गई हूँ? यह मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई है इसलिए माफी यह मांगेगी, वह भी अभी के अभी। एशिया की बातें सुनकर अब रागिनी को भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह गुस्से में कहती है, सिया तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए मुझसे और पूरे परिवार से। अगर तुम माफी मांगोगी तो मैं खुद सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वह सब तुम्हें माफ कर दे और तुम्हें वापस घर ले आए, क्योंकि इस तरह दूसरों के घर में पड़े रहना अच्छे घर के लड़कियों के हरकत नहीं है। तुम्हें पता है ऐसे किसी गैरों के घर पर रहना, जो भी लड़के के साथ लोग उसे क्या कहते हैं? तुम्हें क्या कहते हैं? सब कहेंगे कि तुम मिस्टर बजाज की रख है। इसके आगे वह कुछ बोलती एक जोरदार आवाज वहां गूंजी। जब वहां सदमे में खड़े थे, क्योंकि सिया ने एक अच्छा खासा तमाचा रागिनी को जड़ दिया था। उसने इतनी ताकत के साथ वह तमाचा मारा था कि रागिनी का पूरा चेहरा एक तरफ हो गया, उसके होठों के किनारे से खून आने लगा, यहाँ तक कि बेचारी का झगड़ा तक हिल गया था। सिया का उंगलियों के निशान उसके गालों पर छप चुके थे।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिया अचानक ये सब करेगी, क्योंकि हमेशा से बहुत शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और किसी घबराए हुए बिल्ली के बच्चे की तरह रहती थी। लेकिन आज अचानक उसका इस तरह से रागिनी को खुलेआम तमाचा मारना, वह भी इतना तगड़ा, सबको चौंक में डाल देता है। रागिनी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसको अपना पूरा जबड़ा हिला हुआ महसूस होता। वह गुस्से से सिया को देखते हैं और फिर अपनी आंखें चारों ओर फिर आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिससे सब होश में आते हैं। सबसे पहले तीनों भाई जल्दी से रागिनी के पास आते हैं और उसे देखने लगते हैं। इस वक्त रागिनी के गाल पर सिया के हाथों के निशान छुप हुए थे और धीरे धीरे उसका गाल सूज गया था। वही होठों के किनारों से हल्का हल्का खून बह रहा था। ये सब मिसेस राव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कुछ ज्यादा सोचे समझे बिना सीधा सिया को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। हाथ सिया को छू पाता उससे पहले ही सिया ने पूरे मजबूती के साथ उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे धक्का दे दिया। इन सब के लिए वह तैयार नहीं थी, इसलिए धक्के की वजह से उनके कदम लड़खड़ाने लगे और वह गिरने लगी, पर मिस्टर राव की वजह से वह नहीं गिरी। सिया उनकी देखकर गुस्से में कहती है, अंडरस्कोर, यह आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। अगली बार अगर मुझसे गुस्से में बात करने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं जो आपका ये लिहाज कर रही हूँ और जो इज्जत दे रही हूँ वह भी नहीं दूंगी, समझे। और फिर पूरे परिवार को देखते हुए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मेरा तो सबसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे। मैं सिर्फ यहाँ अपने दादाजी के लिए आई हूँ। ये कहकर वह जैसे ही वहां से मुड़कर दादाजी के बोर्ड में जाने लगी, तभी वहां खड़ा अधीर उसे रोककर गुस्से में कहता है, अंडरस्को, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारा हम सब से कोई लेना देना नहीं है, राव परिवार से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो तुम्हें मैं कमरे के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं देता, चली जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर सिया उसकी ओर देखती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, अरे मिस्टर अधिक राव, आपके कान खराब है या आपकी याददाश्त कमजोर है या आपकी आंखें? मैंने आपसे परमिशन मांगी, जो आप मुझे इजाजत देंगे। मैं जाऊं या नहीं वह मेरे दादाजी है, उनसे मिलना ना मिलना यह मेरा डिसीजन है, इसके लिए मुझे आप जैसों की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये बात अपने इस दिमाग में डाल लीजिए और अपनी इस नाजुक से बहन को ले जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिला दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहस के चक्कर में आपकी प्यारी बहन का चेहरे का नक्शा ही बदल जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इतना कहकर वह डॉक्टर की ओर देखती है, जो अभी भी शौक में वहां बस मूर्ति की तरह खड़ा था। सिया उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, चलिए। ये कहकर डॉक्टर के जवाब के इंतजार करे बिना वह सीधा अंदर चली जाती है। सियासत को इग्नोर करके सीधा वार्ड में चली जाती है, जहां पर उसके दादाजी को रखा गया था। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर ओल्ड राव बेड पर लेटे हुए हैं और उनको चारों तरफ से मशीन से घेरे हुआ है। साथ ही उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाथों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है, फिर थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और वहां रखे एक स्टूल पर बैठकर अपने दादाजी के एक हाथ को अपने हाथों में थामते हैं और उस पर अपना सर टिका कर बैठ जाती है। तभी दादाजी के हाथों पर कुछ बूंदे जीते हैं। दरअसल दादाजी की ऐसी हालत देखकर रोने इतने समय बाद मिलकर या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह है। कृपया खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने आप से पूछ करके अपने दादाजी को आभार चुके हैं। दादाजी दादाजी दोस्ती, एक फोन आया है। आप हमसे मिलना चाहते थे ना, देख लिया हमारा ज्यादा ही देखते, आंखें खोलिए, हमसे बात खींचे, हमें उठाते हैं। हमसे नाराज हो तो प्लीज हमसे बात कीजिए, हमने आपकी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। सिया के कई बार बुलाने पर भी दादाजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, वो बस उसी तरह लेटे हुए थे। पर सिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से वह दादाजी के पास आई थी और उनसे बातें कर रही थी, तब से दादाजी की दिल की धड़कन है, जो पहले काफी धीमी चल रही थी, वह धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर आ रही थी। ये बात किया के पीछे खड़े डॉक्टर ने नोटिस कर ली और सिया को देखते हुए बोलता है, मिस किया, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, देखिए आपके आ जाने से मिस्टर ओल्ड राव के दिल की धड़कन नॉर्मल स्पीड से चल रही है। आपके आने से पहले ये बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन अब तो एक ही आपके आने का असर आपके दादाजी पर हो रहा है। ये सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वह दादाजी का हाथ धीरे से उनकी जगह पर रख देती है और डॉक्टर की ओर बढ़ जाती है और उनके पास जाकर कह देना, डॉक्टर असल में दादाजी को हुआ क्या है? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मैं इनको एक बड़ा हार्ट अटैक और एक माइनर हार्ट अटैक आ चुके हैं, इस वजह से इनकी दिल की कंडीशन बहुत खराब है।
हमने बहुत कोशिश की पर यह हमारे किसी भी इलाज को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इन्हें मशीन्स के मदद से ही जिंदा रख सकते थे और शायद कोमा में भी जा सकते थे। लेकिन लगता है उन्होंने आपको आपकी आवाज को पहचान लिया, इसलिए वह धीरे धीरे हमारे साथ दे गए, साथ ही हमसे दिए गए इलाज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ दिनों में इन्हें होश आ जाएगा। सिया उनकी बातें सुनती है और कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, और एक बार मैं अब यहाँ बीच बीच में आती रहूंगी, इसलिए आप प्लीज अपने स्टाफ को इस बारे में बता दीजिए। जिसे सुन डॉक्टर खुश होते हुए कहता, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाला था, लेकिन आपने कह दिया, उसके लिए थैंक यू। फिर ऐसे ही दादाजी की तबीयत के बारे में बात करने के बाद सिया बोर्ड से बाहर आते हैं तो देखती है कि एक और पूरा राव परिवार और दूसरी और ध्रुव और उसके साथ आए 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसके आते ही ध्रुव और बॉडीगार्ड तुरंत उसकी ओर जाते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। राव परिवार को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड का किंग, आखिरकार सिया के लिए इतना सब कुछ जो कर रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा। वही सिया का अचानक इतना उनके प्रति रवैया क्यों बदला। सिया उन सब को इग्नोर करके वहां से जाने ही वाले थे कि उसे मिस्टर रब ने आवाज देकर रोक लिया। सिया, 1 मिनट रुको। वहीं पर उनकी आवाज सुनकर सिया रुक जाते हैं पर उनकी और सवालिया नजरों से देखने लगती है। मिस्टर राम आगे पढ़कर सिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अंदर? दादाजी को होश आ गया? जिस पर सिन्हा ने कहा, नहीं, उन्हें होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने कहा है उनकी तबीयत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा और कुछ पूछना है। जिस पर कोई कुछ नहीं कहता। इसे देखकर आया वापस वहां से जाने ही वाली होती है कि इस बार विशेष रहा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और कहती, तुम कहाँ जा रही हो क्या? जिस पर सीएम की ओर देखकर सवालों नजरों से पूछती है, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? टू बी कंटिन्यूड। दिल, जानती हूँ बहुत सारी गलतियां हैं, पर फोन बहुत पुराना है तो अच्छे से काम नहीं करता, जितना लिख सकती थी लिख लिया। इस बात पर नाराज मत होना, कल मिलते हैं, गुड नाइट। सियासत को इग्नोर करके सीधा वार्ड में चली जाती है जहां पर उसके दादाजी को रखा गया था। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर ओल्ड राव बेड पर लेटे हुए हैं और उनको चारों तरफ से मशीन स्नेह गरा हुआ है, साथ ही उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाथों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए हुए थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है, फिर थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और वहां रखे एक स्टूल पर बैठकर अपने दादाजी के एक हाथ को अपने हाथों में थामते हैं और उस पर अपना सर टिकाकर बैठ जाती है। तभी दादाजी के हाथों पर कुछ बूंदे जीते हैं। दरअसल दादाजी की ऐसी हालत देखकर रोने इतने समय बाद मिलकर या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह है। कृपया खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने आप से पूछ करके अपने दादाजी को आभार चुके हैं। दादाजी, दादाजी, दोस्ती, एक फोन आया है, आप हमसे मिलना चाहते थे ना? देख लिया हमारा ज्यादा ही देखते, आंखें खोलिए, हमसे बात खींचे, हमें उठाते हैं। हमसे नाराज हो तो प्लीज हमसे बात कीजिए, हमने आपकी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। सिया के कई बार बुलाने पर भी दादाजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, वो बस उसी तरह लेटे हुए थे। पर सिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से वह दादाजी के पास आई थी और उनसे बातें कर रही थी, तब से दादाजी की दिल की धड़कन है जो पहले काफी धीमी चल रही थी, वह धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर आ रही थी। ये बात किया के पीछे खड़े डॉक्टर ने नोटिस कर ली और सिया को देखते हुए बोलता है, मिस किया, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, देखिए आपके आ जाने से मिस्टर ओल्ड राव के दिल की धड़कन नॉर्मल स्पीड से चल रही है। आपके आने से पहले ये बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन अब तो एक ही आपके आने का सर आपके दादाजी पर हो रहा है। ये सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वह दादाजी का साथ धीरे से उनकी जगह पर रख देती है और डॉक्टर की ओर बढ़ जाती है और उनके पास जाकर कह देना, डॉक्टर, असल में दादाजी को हुआ क्या है? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मैं इनको एक बड़ा हार्ट अटैक और एक माइनर हार्ट अटैक आ चुके हैं, इस वजह से इनकी दिल की कंडीशन बहुत खराब है। हमने बहुत कोशिश की पर यह हमारे किसी भी इलाज को विश्वास नहीं दे रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इन्हें मशीनिस्ट के मदद से ही जिंदा रख सकते थे और शायद कुमाऊनी भी जा सकते थे, लेकिन लगता है उन्होंने आपको आपकी आवाज को पहचान लिया, इसलिए वह धीरे धीरे हमारे साथ हमारे दिए गए इलाज को अपनी रिस्पांस कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ दिनों में इन्हें पूछा जाएगा। क्या उनकी बातें सुनते हैं और कुछ सोचते हुए जीते हैं? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और एकता, मैं अब यहाँ बीच बीच में आती रहूंगी, इसलिए आप प्लीज अपने स्टाफ को इस बारे में बता दीजिए। जिसमें डॉक्टर खुश होते हुए कहता, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाला था, लेकिन आपने कह दिया, उसके लिए थैंक यू। फिर ऐसे ही पूछते दादाजी की तबीयत के बारे में बात करने के बाद सिया बोर्ड से बाहर आते हैं।
तुम देखती है कि एक और पूरा राव परिवार और दूसरी और ध्रुव और उसके साथ आए 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसके आते ही ध्रुव और बॉडीगार्ड तुरंत उसकी ओर जाते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। राव परिवार को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड का किंग, आखिरकार सिया के लिए इतना सब कुछ जो कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा। वही सिया का अचानक इतना उनके प्रति रवैया क्यों बदला। सिया उन सब को इग्नोर करके वहां से जाने ही वाले थे कि उसे मिस्टर रब ने आवाज देकर रोक लिया। सिया, 1 मिनट रुको। वहीं पर उनकी आवाज सुनकर सिया रुक जाते हैं पर उनकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। मिस्टर राम आगे बढ़कर सिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अंदर? दादाजी को होश आ गया। जिस पर सिन्हा ने कहा, नहीं उन्हें होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने कहा है उनकी तबीयत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा और कुछ पूछना है। जिस पर कोई कुछ नहीं कहता। इसे देखकर आया वापस वहां से जाने ही वाली होती है कि इस बार विशेष रहा। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और कहती, तुम कहाँ जा रही हो क्या? जिस पर सीएम की ओर देखकर सवालों नजरों से पूछती है, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? मिसेस राव माया से ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहते हैं, तुम हमारे साथ राव मैंशन में खोजे समझी, बस हो गया तुम्हारा यह नाटक और बहुत देख लिया हमने अब बस होकर, इसीलिए अच्छे से बोल रही हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, यह नाटक सब बंद समझी तुम। उनकी बातें सुनकर माया अपनी एक एग्रो ऊपर उठाते हुए उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देती है और फिर बगल में खड़े डॉक्टर को देखते हुए कहते हैं, डॉक्टर क्या आपके इस हॉस्पिटल में दिमाग से और कान के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? जिस पर डॉक्टर नासमझी में कहता है, हम हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। इस बात पर सिया पीछे खड़े तीनों भाई और मिस्टर राव को देखते हुए, क्या किए? मुझे लगता है मैसेज कराओ को इलाज की सख्त जरूरत है। आप सभी को इनका इलाज करवाना चाहिए क्योंकि शायद ये बार बार ढूंढ रही है या इन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए बार बार बस एक ही बात ये दोहरा रही है, पर मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया को खुद की इंसल्ट करत देख मिसेज राव का पारा हाई हो गया और सिया पर भड़कते हुए उसकी इंसल्ट करने के अंदाज में बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी इसी रवैया के कारण और तुम्हारी इसी फालतू बातों के कारण मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि तुम जैसी बेअकल और जंगली लड़की कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। सनकी, यही फर्क है तुम में और मेरी रागिनी ने, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पता, मेरी रागिनी में कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती, उसे बड़ों का लिहाज करना आता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। और एक बात, अगर तुम ये से ही रही तो कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। पता नहीं वह गुस्से में जिया को क्या कुछ नहीं सुना रही थी, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने गुस्से में शिया को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तभी सिया उन्हें बीच में रखते हुए कहती है, आप होती कौन है मुझे इस पर लेक्चर देने वाली? आप किस हक से मुझे ये बता रही है? जरा मैं भी तो सुनूं, आपके पास ऐसा कौन सा हो, क्या वजह है जो आप मुझे सच सुना रही है? आज सिर्फ आप होती कौन है? जिस पर मिसेस राव एकदम से कहती है, यह मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की को मैंने जन्म दिया है और मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें इसी हक से कह रही हूँ, ऐसे समझी तुम? सिरसिया कहती है, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है मुझसे। स्टाफ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही कोई भाई है, ना ही कोई परिवार में एक अनाथ हूँ। और सही कहा आपने, मुझे तमीज नहीं है, मुझे यह नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास कभी बड़े नहीं थे, ना ही मेरे पास परिवार था, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं है। और रही बात आपकी बेटी को क्या आता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसे ये सब आता होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाने वाला बताने वाला उसके आसपास था, इसीलिए उसे सब पता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। सही कहा आपने, मेरे पास अपना कहने के लिए शायद कोई नहीं होगा, पर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ खेलती हूँ, मुझे अगर अपना कहने के लिए कोई चाहिए अभी तो उनमें आप और आपका परिवार कभी नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही आपके परिवार को, ना ही हमारा कोई संबंध है, इसलिए अगली बार से मुझ पर यूं हुक्म चलाने का सोचना भी मत। यह आपको मैं आखिरी बार बता रही हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत है तो आगे जो भी होगा उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। वही सियासी बातें सुनकर सभी को बहुत गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि सिया ने जो कहा था वह 101% सच था और इसे कोई नहीं बदल सकता था। ये भी बात सही थी कि सिया को इन सब के बारे में पता नहीं था, वह बचपन से हथीनी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। अब तीनों भाइयों को भी इस बारे में थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, जैसे वह हर एक चीज में सिया और रागिनी का कंपैरिजन करते थे। सर, ये तो नाइंसाफी होती थी, क्या के साथ खींची थी या अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी, और बिजी रागिनी राजकुमारियों की तरह उनके साथ, तो इन दोनों में यह अंतर होना तो बहुत आम बात है।
उन सभी ने सिया को समझने की कोशिश भी नहीं की, बस उसे खुद से दूर करते रहे, उसे अपनाने से मना करते हैं। तब उन्हें या कि हीरोइन के बारे में, उसके मन के बारे में कभी भी इस बार भी ख्याल नहीं आया, पर अब वही किया उनके साथ कर रही है तो उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है। सिया बोलकर शांत हो गई थी कि तभी पीछे से किसी की रौबदार आवाज आई जो कह रहा था, किसने कहा कि शिया अकेली है, उसका कोई नहीं है। वह आवाज सुनकर सबने उस ओर देखा तो वहां पर मानव चेहरे पर खतरनाक इमोशंस के साथ खड़ा था। उसके दोनों तरफ फुल्ली ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके हाथों में बड़ी सी गन थी। मानव लंबे लंबे कदम उसके साथ सिया की ओर बढ़ जाता है और उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ? जिस पर जो सिया अब तक पूरे हिम्मत के साथ और बिना घबराए उन सबको जवाब दे रही थी, वह किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी थी। वह बच्चा जिसे बहुत तंग किया गया हो। सिरसिया अचानक उसे गले लगा रखी है और रोने का नाटक करते हुए राव परिवार के सदस्यों को देखते हुए उनकी कंप्लेंट करते हुए, खड़ूस ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो यहाँ बस दादाजी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये सब मुझे रोककर मुझे डांट रहे हैं, मुझे बुरा बुरा कह रहे हैं। फिर मैसेज शराब की तरफ उंगली करते हुए कहती है और यह कह रही है कि जिस तरह से मेरा बर्ताव है उसकी वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे अपना आएगा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जिस पर मानो उसे अपने भाव में भरते हुए सबको खतरनाक नजरों से देखते हुए उसे कहता है, शायद उन सबकी आंखें खराब है या दिमाग, तुम्हें ऐसे बदमाश लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते, फिर भी। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है ना, कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास चलो, स्माइल करो। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को नहीं लगा था कि मानव उन सबको इतना भला बुरा कहेगा, उन पर ऐसे तंज कसेगा, साथ ही उसकी वह खतरनाक नजरें जो किसी को भी अंदर तक कब कब पाने के लिए मजबूर कर दे। वही उनके दूसरे ख्याल ये था कि मानव की सिया को इस हद तक लाड लड़ा रहा है और वही सिया उसके सामने किसी बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही है, माना उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा है, साथ में उसके नखरे भी झेल रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस बात से किसी को तकलीफ हो रही थी तो वह थी रागिनी, जो अपनी नफरत और जलन भरी निगाहों से सिया को घूर रही थी, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसी हजारों लाखों लड़कियां थी जो मानव बजाज के सपने देखती थी और उनमें से वह भी एक। वह हमेशा मानव के नाम दौलत लुक्स के पीछे दीवानी थी। उसे हमेशा लगता था कि मानव को सिर्फ वही डिनर करती है, पर आप जब वह अपने सामने का यह नजारा देख रही थी तो उसकी नफरत सिया के खिलाफ बढ़ती ही जा रही थी। डॉट 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 दिल डॉट 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 डॉट। सिया जब दादाजी से मिलकर वापस जा रही थी तभी मिसेस रावण उसे रोक लिया। अब आगे मिसेस राव माया से ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहते हैं, तुम हमारे साथ राव मैंशन में खोजे समझी, बस हो गया तुम्हारा यह नाटक और बहुत देख लिया हमने अब बस होकर, इसीलिए अच्छे से बोल रही हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, यह नाटक सब बंद समझी तुम। उनकी बातें सुनकर माया अपनी एक एग्रो ऊपर उठाते हुए उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देती है और फिर बगल में खड़े डॉक्टर को देखते हुए कहते हैं, डॉक्टर क्या आपके इस हॉस्पिटल में दिमाग से और कान के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? जिस पर डॉक्टर नासमझी में कहता है, हम हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। इस बात पर सिया पीछे खड़े तीनों भाई और मिस्टर राव को देखते हुए, क्या किए, मुझे लगता है मैसेज कराओ को इलाज की सख्त जरूरत है, आप सभी को इनका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि शायद ये बार बार ढूंढ रही है या इन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए बार बार बस एक ही बात ये दोहरा रही है, पर मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया को खुद की इंसल्ट करत देख मिसेज राव का पारा हाई हो गया और सिया पर भड़कते हुए उसकी इंसल्ट करने के अंदाज में बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी इसी रवैया के कारण और तुम्हारी इसी फालतू बातों के कारण मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि तुम जैसी बेअकल और जंगली लड़की कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। सन की यही फर्क है तुम में और मेरी रागिनी ने, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पता मेरी रागिनी में कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती, उसे बड़ों का लिहाज करना आता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। और एक बात, अगर तुम ये से ही रही तो कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। पता नहीं वह गुस्से में जिया को क्या कुछ नहीं सुना रही थी, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने गुस्से में शिया को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तभी सिया उन्हें बीच में रखते हुए कहती है, आप होती कौन है मुझे इस पर लेक्चर देने वाली, आप किस हक से मुझे ये बता रही है, जरा मैं भी तो सुनूं, आपके पास ऐसा कौन सा हो, क्या वजह है जो आप मुझे सच सुना रही है, आज सिर्फ आप होती कौन है? जिस पर मिसेस राव एकदम से कहती है, यह मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की को मैंने जन्म दिया है और मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हें इसी हक से कह रही हूं, ऐसे समझी तुम।
सिरसिया कहती है, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है मुझसे। स्टाफ मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही कोई भाई है, ना ही कोई परिवार में एक अनाथ हूँ। और सही कहा आपने, मुझे तमीज नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास कभी बड़े नहीं थे, ना ही मेरे पास परिवार था, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं है। और रही बात आपकी बेटी को क्या आता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसे ये सब आता होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाने वाला बताने वाला उसके आसपास था, इसीलिए उसे सब पता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। सही कहा आपने, मेरे पास अपना कहने के लिए शायद कोई नहीं होगा, पर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ खेलती हूँ, मुझे अगर अपना कहने के लिए कोई चाहिए अभी, तो उनमें आप और आपका परिवार कभी नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही आपके परिवार को, ना ही हमारा कोई संबंध है, इसलिए अगली बार से मुझ पर यूं हुक्म चलाने का सोचना भी मत। यह आपको मैं आखिरी बार बता रही हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत है तो आगे जो भी होगा उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। वही सियासी बातें सुनकर सभी को बहुत गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि सिया ने जो कहा था वह 101% सच था और इसे कोई नहीं बदल सकता था। ये भी बात सही थी कि सिया को इन सब के बारे में पता नहीं था, वह बचपन से हथिनी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। अब तीनों भाइयों को भी इस बारे में थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, जैसे वह हर एक चीज में सिया और रागिनी का कंपैरिजन करते थे। सर, ये तो नाइंसाफी होती थी, क्या के साथ खींची थी या अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी, और बिजी रागिनी राजकुमारियों की तरह उनके साथ, तो इन दोनों में यह अंतर होना तो बहुत आम बात है। उन सभी ने सिया को समझने की कोशिश भी नहीं की, बस उसे खुद से दूर करते रहे, उसे अपनाने से मना करते हैं। तब उन्हें या कि हीरोइन के बारे में, उसके मन के बारे में कभी भी इस बार भी ख्याल नहीं आया, पर अब वही किया उनके साथ कर रही है तो उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है। सिया बोलकर शांत हो गई थी कि तभी पीछे से किसी की रौबदार आवाज आई, जो कह रहा था, किसने कहा कि सिया अकेली है, उसका कोई नहीं है। वह आवाज सुनकर सब ने उस ओर देखा तो वहां पर मानव चेहरे पर खतरनाक इमोशंस के साथ खड़ा था। उसके दोनों तरफ फुल्ली ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके हाथों में बड़ी सी गन थी। मानव लंबे लंबे कदम उसके साथ सिया की ओर बढ़ जाता है और उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ, जिस पर जो सिया अब तक पूरे हिम्मत के साथ और बिना घबराए उन सबको जवाब दे रही थी, वह किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी थी, वह बच्चा जिसे बहुत तंग किया गया हो। सिरसिया अचानक उसे गले लगा रखी है और रोने का नाटक करते हुए राव परिवार के सदस्यों को देखते हुए उनकी कंप्लेंट करते हुए, खड़ूस, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो यहाँ बस दादाजी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये सब मुझे रोककर मुझे डांट रहे हैं, मुझे बुला बुरा कह रहे हैं। फिर मैसेज शराब की तरफ उंगली करते हुए कहती है और यह कह रही है कि जिस तरह से मेरा बर्ताव है उसकी वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे अपना आएगा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। जिस पर मानो उसे अपने भाव में भरते हुए सबको खतरनाक नजरों से देखते हुए उसे कहता है, शायद उन सबकी आंखें खराब है या दिमाग, तुम्हें ऐसे बदमाश लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते, फिर भी। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है ना, कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास चलो, स्माइल करो। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को नहीं लगा था कि मानव उन सबको इतना भला बुरा कहेगा, उन पर ऐसे तंज कसेगा, साथ ही उसकी वह खतरनाक नजरें जो किसी को भी अंदर तक कब कब पाने के लिए मजबूर कर दे। वही उनके दूसरे ख्याल ये था कि मानव की सिया को इस हद तक लाड लड़ा रहा है और वही सिया उसके सामने किसी बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही है, माना उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा है, साथ में उसके नखरे भी झेल रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस बात से किसी को तकलीफ हो रही थी तो वह थी रागिनी, जो अपनी नफरत और जलन भरी निगाहों से सिया को घूर रही थी, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसी हजारों लाखों लड़कियां थी जो मानव बजाज के सपने देखती थी और उनमें से वह भी एक। वह हमेशा मानव के नाम दौलत लुक्स के पीछे दीवानी थी। उसे हमेशा लगता था कि मानव को सिर्फ वही डिनर करती है, पर अब जब वह अपने सामने का यह नजारा देख रही थी तो उसकी नफरत सिया के खिलाफ बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए सिया ने भी ऐसे तगड़े तगड़े जवाब उनके मुंह पर दे मारी कि बेचारी बोलने लायक ही नहीं बचे। वह आगे कुछ कहती थी उससे पहले मानव वहां आ जाता है और सिया के पास जाकर उसे पूछता है, क्या हुआ, जिस पर या किसी छोटे बच्चे की तरह उसे सबकी शिकायत करती है और अपनी आंखों में नमी लाकर और चेहरे पर उदासी लाकर सबकी ओर देखने लगती है। वही सिया को देखकर और उसकी हालत को देखकर मानव को बहुत गुस्सा आता है और वह मिसेस राव की और वहां खड़े सबकी बहुत अच्छे तरीके से इंसल्ट करता है। उसके बाद वह सिया को शांत कराने के लिए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे कहता, मैंने हमेशा कहा है, रास्ते पर भौंक रहे हर एक कुत्ते को अटेंशन देना जरूरी नहीं होता था ना, मैंने फिर तुम क्यों ऐसे फालतू चीजों पर ध्यान दे रही हो।
वही रागिनी जो कब से मानव और सिया को देख रही थी वह जलन में पूरी की पूरी जल चुकी थी। इसलिए जब मानव को सिया कितनी परवाह करता देख उसे सब्र नहीं होता और वह बीच में बोलती है, मिस्टर बजाज, मेरी और मेरी फैमिली की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। सिया ने इन सब की शुरुआत की थी, उसने मेरी मॉम की इंसल्ट की थी। मॉम तो बस उससे वापस अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन यह मॉम को उल्टा बोल रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी। और जब इस सब के लिए मेरी माँ ने इसे डांटा तो यह आपको उस चीज को नमक मिर्च लगाकर बड़ा चढ़ाकर बता रही है। फिर सिया की ओर देखकर, सिया मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, नफरत करती हो, पर तुम इन सब की सजा मम्मी पापा को नहीं दे सकती। वह तुम्हें कब से मना रहे हैं कि तुम वापस घर चलो, पर तुम हो कि उन सब की इंसल्ट कर रही हो। देखो सिया, मम्मी पापा भाई सब इतने अच्छे हैं, तुम्हारे इतने गलतियों के बाद भी वह तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुम्हें अपने साथ वापस घर आने के लिए कह रहे हैं। ऊपर से दादाजी की ऐसी हालत पर तुम्हें जरा भी इन सब बातों का लिहाज नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो। ये सब सुनकर तो सिया की सनक जाती है और वह उसकी ओर देखते हुए कहती है, मुझे लगा था सिर्फ मिसेज राव के सुनने में और याद रखने में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही प्रॉब्लम से भरा हुआ है। फिर मानव और देखते, खड़ूस तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ना, एक काम को पूरे के पूरे परिवार का अच्छे से इलाज करवा दो और उन सब के इलाज के पैसे भर दो, क्योंकि मुझे लगता है पूरे परिवार को एक ही प्रॉब्लम है, शायद गजनी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े समय बाद चीजें भूलने लगते हैं। फिर सबकी ओर देखकर गुस्से के साथ और धमकाते हुए कहते हैं, मेरा दादाजी को छोड़कर राव परिवार से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, आप में से कोई भी मेरा माँ बाप भाई बहन कोई कुछ नहीं लगता, समझे। यह मैं आप सबको आखिरी बार बता रही हूँ, और अगर फिर एक बार किसी ने मेरे सामने परिवार का राग आया तो मैं सच कह रही, तुम सबको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा लूंगी मैं, समझे। फिर मानव की ओर देखकर, और तुम क्या खड़े होकर देख रहे हो, तुमने ही नहीं देख सकते, ये सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं, ऐसे तो बड़े बोलती हो मुझे प्रोटेक्ट करोगे, ये लोगों ने बोल बोल कर मेरा सर खराब कर दिया है। खड़ूस मानव के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन एक्सप्रेशंस नहीं था, वह बस एक तकसिया को देख रहा था जो गुस्से में भड़ककर बेचारे रावत परिवार की इज्जत जकी फलुदय कर रही थी। वहीं पीछे खड़े ध्रुव और उनके साथ आए बॉडीगार्ड भी अपनी लेडी बॉस की ऐसी बातें सुनकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। सिया को अपनी और गुस्से से घुरता देख मानव उसे शांत कराते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा, फिलहाल अगर तुम्हारा दादाजी से मिलकर हो गया हो तो हम चले। ये कहकर वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता। सिया को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से राम, सिया का बड़ा भाई नाम का, उसका हाथ पकड़ लेता है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि सिया का एक हाथ मानव ने पकड़ा हुआ था और एक हाथ राम ने पकड़ा हुआ था, और दोनों एक दूसरे को जानलेवा नजरों से दूर रहे थे। मानव 1 बजे तक बस उस हाथ को देख रहा था जिसे राम ने पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे वहां पर अचानक टेम्परेचर कम होने लगा, सबको अपनी रीढ़ की हड्डी कांपने पर मजबूर कर दे इतनी ठंडी का एहसास होने लगा। मानव के आसपास अचानक जानलेवा खतरनाक वाइब्स आने लगे, जिससे पीछे खड़े बॉडीगार्ड और ध्रुव के पसीने छूटने लगे, क्योंकि वह बहुत साल से मानव के साथ काम कर रहे थे और उन्हें मानव के हर रूप के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बात सिर्फ इतनी थी कि जब से सिया उनके जिंदगी में आए थे मानव ने खुद को काफी हद तक शांत कर लिया था। अगर यह सिया के मिलने के पहले का मानव होता तो अब तक पूरा का पूरा राम परिवार जमीन में गाड़ दिया जाता और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता, पर उनके बस सिर्फ सिया के लिए खुद को और खुद के बर्ताव को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साले ये लोग उन्हें सुधरने ही नहीं दे रहे थे। मानव अपनी ठंडी और खतरनाक आवाज में बोलता है, उसका हाथ छोड़ो। उसके डरावनी आवाज सुनकर तो सभी घबरा जाते हैं, पर राम अपनी घबराहट को नहीं दिखाना और मजबूती से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी, इसीलिए हमसे नाराज है और किसी अनजान के साथ रह रही है, इसलिए इसका भाई होने के नाते मुझे उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए और मैं वह कर रहा हूँ। और रही बात हाथ जोड़ने की, तो मुझे लगता है आपको हर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं रिश्ते में सिया का बड़ा भाई लगता हूँ और जब भी यह गलती करेगी या कुछ गलत करने जाएगी तो यह मेरा फर्ज बनता है कि इसे रोक लूँ, और अभी मैं वही कर रहा हूँ। ये सब बोलते वक्त उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और उसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में बेचारा आगे बोला, आप होते कौन है इसे यहाँ से ले जाने वाले। ये सब सुनकर तो वहां खड़े सभी थोड़ा साफ हो गए थे और वही ध्रुव पीछे खड़ा होकर बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि अब हमारे राक्षस बॉस से इस बेचारे भोले भाले को कौन बचाएगा, कितने दर्दनाक मौत देगा इनका भविष्य। वह सब यही सोच रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आए।
ये हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, यह बहुत डरावनी हंसी थी, राक्षसों वाली। और यह और कोई नहीं मानव हंस रहा था। अचानक हंसते हंसते वो रुक जाता है और सिया का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है। इस वजह से राम के यहाँ से सिया का हाथ छूट जाता है। सिया सीधा उसकी बाहों में चली जाती है। मानव उसे उसी तरह अपने बाहों में समेट। अबे उन सबको देखते हुए किया जाए बड़ा भाई, परिवार का हिस्सा, क्या अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे नहीं पता था कि राव इंडस्ट्रीज का होने वाला सीईओ इतना मजाकिया किस्म का इंसान है, लेकिन मिस्टर राम राव कुछ मजाक एक हद तक ही ठीक होता है। अगर वह मजाक गलत इंसान के सामने किया जाए तो शायद आपकी जान भी जा सकती है। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जिस पर राम को बहुत गुस्सा आने लगा। वह कुछ कहता हूं उससे पहले पीछे खड़े नक्श और अधिक आगे आते हैं और कहते हैं हमने कोई मजाक नहीं किया और ना ही भाई ने कोई मजाक किया है। जो वह कह रहे हैं वह सच है और सही है। ये सुनकर मानव कुछ सोचता है, फिर उन सब को देखते हुए ज्यादा अच्छा इस बात का क्या सबूत है कि तुम सिया का परिवार हो या उसके भाई हो? है कोई सबूत तुम सबका पास अगर है तो दिखाओ, वरना मुझे अपना टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे लोगों को सजा देना मेरा पसंदीदा काम है। जिस पर थोड़ा आगे आकर कहता है मिस्टर बजाज, हम मानते हैं कि आप पावरफुल हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करें। और आप होते कौन हैं जिसे हमें ये सबूत देना पड़ेगी यह हमारी परिवार का हिस्सा है या नहीं? मुझे आपको किसी भी तरह का सबूत दिखाने की जरूरत नहीं लगती। जिस पर मानव भी कहता है तो मुझे भी तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं लगती कि मेरी डार्लिंग मेरी कौन लगती है और क्या लगते हैं, और ना ही तुम्हारे पास इतनी हैसियत है कि तुम मानो बाजार से सवाल पूछ सकूं। ये सुनकर अधिक देता है मिस्टर बजाज, अगर आप इसी तरह करते रहे तुम हमें मजबूरन पुलिस का सहारा लेना होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती हमारे परिवार के सदस्य को अपने साथ ले जा रहे हैं बिना उसके परिवार के इजाजत के। जिस पर मानव किया था मुझे भी ये देखने में बहुत मजा आएगा। आखिरकार कौन होगा वह खुशनसीब बहादुर पुलिस वाला जो मानव बजाज के खिलाफ जाकर तुम्हारी कंप्लेंट लिखेगा? जाकर ट्राई कर लो। अगर कोई तुम्हारी कंप्लेंट ना लिखे ना तो एक काम करना, मुझे कॉल करना, मैं खुद होने तो मुंह पर यह एहसान करने के लिए कह दूंगा। फिर वह सबको अपनी जानलेवा नजरों से घूमता है और सिया को देखता है जो कब से वहां शांति से खड़ी थी। सबको शांत होता देख लिया, उन सब की ओर देखती है और सबकी ओर देखते हुए कह दिया, अगर तुम सब का तमाशा हो गया हूं, आज का कोटा खत्म हो गया तो क्या हम जा सकते हैं? फिर कुछ रुककर, मैं तुमसे परमिशन भी नहीं मांग रही, चलो यहां से। फिर वह मानवता हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। अगर कोई इस वक्त मानव को देखे तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि यह वही मानव बजाज है जिससे हर कोई डरता है, जिस पर हर किसी की हुकूमत चलती है, जिसके सामने लोगों की आवाज तो छोड़ो सांस तक निकलना बहुत मुश्किल है। आज एक छोटी लड़की लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे और मानव भी शांति से उसके साथ चल रहा था। ना ही उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना ही कोई जानलेवा इमोशंस। भाई ये सब देखते हुए मैसेज राव कहती है, अब मुझे लगता है हमें इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। मिस्टर बजाज का साथ मिलने की वजह से बहुत उड़ रही है, पर कोई बात नहीं, इसे जल्द ही इसकी असली जुगाम मैं दिखाऊंगी। इसने आज मेरी बेटी की, मेरे परिवार की लड़की है ना, इसे हर एक चीज का हिसाब देना होगा। और फिर कुछ सोचकर वह अपने फोन निकालते हैं और दूसरी ओर चली जाती है। वही राव परिवार भी इस वक्त बेहद गुस्से में था, क्योंकि या नहीं आज बार बार उन सब की इंसल्ट की थी और उन सब को अपना परिवार मानने से साफ इनकार कर दिया था, जो उनके चेहरे पर तमाचे से कम नहीं था। हॉस्पिटल में ज्यादा ही सेक्स देखने के बाद और उनकी तबीयत के बारे में पता करने के बाद मानव और सिया वहां से चले जाते हैं। वह सीधा अपने विला आ जाते हैं, क्योंकि सिया ने यह जाहिर तो नहीं किया था, पर उसे वहां पर हुई बातों का और रावत परिवार के बर्ताव का बुरा तो लगा था, पर वह ये जाहिर नहीं कर रही। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही इमोशन जो समझने में बहुत मुश्किल पर बहुत गहरे थे। मानव यह अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वह आकर सीधा अपना लंच करते हैं। उसके बाद मानोया से कहता है कि उसे कल एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। उस एग्जाम में अगर वह अच्छे परसेंटेज से पास हो जाती है तो वह उसके उम्र के बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है, नहीं तो उसे पहले 1 साल तक इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर सिया किसी अच्छे बच्चे की तरह उसे कहती है, खडूस आई प्रॉमिस कल की एग्जाम में मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिस पर मानव उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है, अब जाकर थोड़ी देर पढ़ाई करो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आने के बाद देखूंगा कितनी पढ़ाई की है। उसकी बात सुनकर किया किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सर बार बार हाँ में हिलाती है। वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही है। उसकी यह क्यूटनेस धीरे धीरे मानो तो पत्थर दिल को धड़कना सिखा रही थी। इस बात से दोनों ही अनजान थे।
इसके बाद मानव कहां से विधायक ने कंपनी के लिए निकल जाता है और वही सिया भी अपने कमरे में जाकर पूरे मन से पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि उसके लिए यह बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले जन्म में इसी कारण उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और इसी वजह से सब उसकी बार बार बेइज्जती करते रहते थे। लेकिन उसने अपने परिवार के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके अटेंशन के लिए दिन रात पढ़ाई की हर एक चीज अच्छी तरीके से सीखा था, जिस वजह से कम समय में उसने हर एक वह चीज सीखी थी जो बड़े परिवार की वीडियो को बचपन से सिखाई जाती थी, चाहे वह एजुकेशन के मामले में है या नॉलेज के मामले में है या सेल्फ डिफेंस, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, कार, साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेजेस, ऐसी बहुत सी चीजें थी आप बहुत जल्दी सीख गई। इसके इस मेहनत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी हर एक कोशिश तो हमेशा रागिनी के साथ कंपेयर किया जाता और हमेशा एक ही नतीजा निकलता कि रागिनी हमसे से उससे बेहतर है, रागिनी से वह कितना नीचे है, और पेशाब कभी किसी ने उसके इस मेहनत पर उसे शाबाशी नहीं, उसकी तारीफ नहीं, उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगी थी। ये सब सोचकर उसके दिल में जो नफरत और गुस्सा राव परिवार के लिए था वो और ज्यादा गहरा हो गया था। फिर उसने अपना सर हिले और एक बार उनकी बुक्स को देख जिससे वह जुबानी याद कर चुकी थी, वह किसी को भी इस किताब के कौन से पन्ने पर क्या लिखा है ये तक एकदम सही बता सकती थी। इसीलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भी तो माने के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठी थी तब उसका ध्यान किताबों में कम और मानव के बिजनेस में ज्यादा रहता था। वह हमेशा उसके लैपटॉप पर हो रहे सभी चीजों को एकदम ध्यान से देखिए, उसके बाद से उसकी बिजनेस चलाने के तरीके, उन सबको बड़ी ही बारीकी से देखती रहती थी। इसमें अपने मन में यह बात हमने थी कि वह भी आगे जाकर बिजनेस में अपना काम करेगी, अपनी खुद की कंपनी खुलगी, उसे जल्द से जल्द बहुत अमीर और ताकतवर बना था, इतना कि वह अपना बदला खुद के दम पर ले सके। इन सभी में कब दोपहर से रात हो गई उसे समझ में नहीं आया। रात को जमाना आया और डिनर करने के बाद उसने सिया का एक टेस्ट लिया, जिसके चलते सिया ने उस टेस्ट में पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स का सही पर एकदम परफेक्ट जवाब दिया था। ये देखकर मानव ने उसे एक बड़ी सी चॉकलेट दे दी। उसे देखकर मानोया के अंदर का छोटा बच्चा फिर से जाकर उसे जल्दी से चॉकलेट लेकर उछल पर उसे देखने लगती है और फिर एक तरफ से मानव को ऑफ कर लेती है और कहती है मेरा खड़ूस सबसे बेस्ट है, उसे हमेशा पता होता है मुझे कैसे खुश किया जाता है, यू आर द बेस्ट खड़ूस। इसकी बात सुनकर मानव के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई जो उसने जल्द ही छुपा लिया कि बातें हरकतें देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ये सब अच्छा लग रहा था पर उसे यह नहीं पता था कि यह कैसे जताया जाता है, बताया जाता है। इसीलिए बेचारा आप भी अपने इमोशनल ले चेहरे के साथ वैसा ही बैठा था और उसे देख रहा था। उसके बाद वह पिया को कहते हैं अच्छा ठीक है, खेलकूद बंद करो और जाओ सो जाओ, सुबह तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी भी जाना है। जिससे सिया का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोच लिया था कि वह आज एक अच्छी सी मूवी देखी हूं। मानव तो मानव था, वहां उसकी फिजूल की बातें मानने वाला था। उसमें बहुत बड़ा और डरावनी अंदाज में किया को चुपचाप सोने के लिए कहा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सुबह उसे डबल एक्सरसाइज कराएगा। ये सुनते ही सिया का सारा मूवी देखने का भूत उतर गया और वह तुरंत बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। उसका ये ड्रामा देखकर अपना सर ना हिलाता है और एक बार किया को देखकर उसके कमरे की लाइट बंद करते हुए कहते हैं अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया तो तुम देखो मैं क्या करता हूं। ये धमकी देकर वह सीधा कमरे से बाहर चला जाए। वही सिया को मानव से डर नहीं लगता, उसे तो मानव की उन अजीबोगरीब पनिशमेंट से डर लगता है, जैसे कि डबल एक्सरसाइज, एक हफ्ता बस उबली हुई सब्जियां, वह हेल्दी फूड, ये सब खाना, यह उसके लिए पनिशमेंट। और मानव ये बात अच्छे से जानता था, इसीलिए वह हमेशा इस तरीके का इस्तेमाल करता था और वह कामयाब भी हो जाता। ऐसे ही कब रात बीत गई और सुबह हो गई पता न चला। सुबह मानो डाइनिंग एरिया टेबल पर बैठकर सिया का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसने एक व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ है, बाल एकदम परफेक्टली सेट किए हुए थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा टैबलेट था जिस पर वह खुद चेक कर रहा था। वही उसके सामने ब्रेकफास्ट था पर उसने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था क्योंकि वह सिया का इंतजार कर रहा था। और हमारी मैडम सुबह से जाने कितने बार ही अपने कपड़े बदल रही थी। इन सब के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस करके रख दिया था और लास्ट में वह एक नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और व्हाइट रिप्ड जीन्स पहनती है। साथ ही अपने बालों को एक हाई पोनीटेल में बांध में सबके नाम पर बसपा जल पर लिप बाम लगाती है और अपना फेवरेट पर पैरों में व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहने हुए थे। वह इस वक्त बिल्कुल किस चीज न्यू कॉलेज स्टूडेंट की तरह लग रही थी जिसका आज पहला कॉलेज का दिन है और वह इतनी एक्साइटेड कि उसे बयां कर पाना मुश्किल था। कभी हो टाइम देखती है और उससे मानव का ख्याल आता है और वह जल्दी से अपने रूम से भागते हुए नीचे की ओर आती है। उसकी पैरों की आवाज सुनकर मानव की नजर उसकी ओर चली जाती है।
तो उसे देखकर उसमें सही हो जाता है। वह एकटक उसे देख रहा था, उसका ध्यान तो बार बार उसकी कमर पर जा रहा था क्योंकि सिया ने क्रॉप टॉप पहना हुआ जिस वजह से उसकी समर्थ हल्के हल्के संचालक दिख रही थी। मानव का ध्यान तब टूटा जब सिया उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और सर्वेंट को जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए बोल दिया और वह मानव के बिना ही जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करने लगी। वही मानव को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसकी खुशी और एक्साइटमेंट देखकर उसने खुद को शांत कर लिया और उसने भी शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। इसके बाद दोनों जल्दी से मानव की कार में बैठ गए और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 5 में से एक, उसका नाम वीपीएम यूनिवर्सिटी था। ये बहुत मशहूर और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, इसीलिए मानव ने इससे सिया के लिए चुना था। उस यूनिवर्सिटी में वहां के परिवार के बच्चे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे, साथ ही हाई क्लास फैमिली के बच्चे वहां पर पढ़ाई करते थे। साथ ही वहां पर अपने दम पर स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने वाले भी बहुत से बच्चे थे और हर बार इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट सबसे अच्छा रहता था। सिया थोड़ी नर्वस हो रही थी, इसीलिए बार बार अपने नाखूनों को जिस रही हूं ये देखकर मानो उसके हाथ को पकड़ अपने हाथ में थाम लेता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। मानव पूरे समय उसका हाथ थामे रहता है। सिया भी कुछ नहीं बोलते। करीब आधे घंटे ड्राइविंग करने के बाद वह सभी यूनिवर्सिटी जाते हैं। सिया और मानव सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करते हैं और प्रिंसिपल के केबिन की ओर चले जाते हैं। प्रिंसिपल को पहले से इस बात का पता चल चुका था कि मानव बजाज खुद उनके कॉलेज आ रहा है, इसलिए वह खुद उन्हें लेने बाहर खड़े थे। साथ ही कुछ गिने चुने टीचर वहां खड़े थे जो प्रिंसिपल के साथ मानव का बिल कम करने के लिए आए थे। मानो उन सब को इग्नोर करते हुए आगे चलने लगता है, वही सभी उसके पीछे चलने लगते हैं और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में चले जाते। अंदर जाते हैं। मानव क्रिया को उसकी सीट पर बैठाता है और खुद एक सीट पर बैठता है। उसके बैठने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मानव ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था, उसे काम की बात करना ही पसंद था, इसलिए उसने सीधा मुद्दे की बात आते हुए बोला, प्रिंसिपल मूर्ति, यह है सिया, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए सिया को देखता है और मानव की चापलूसी करने के इरादे से कहता है, मिस्टर बजाज, मुझे लगता है हमें किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है। आप सीधा मिस को कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। मैं खुद इन सब में आपकी मदद करूंगा। जिस बात पर सियासी आती है, नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। जैसे कि हमने सेट किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम दूंगी और अगर उसमें मैं पास होती हूं तभी मैं इस यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ूंगी, वरना नहीं। सिया की बात सुनकर वहां पर खड़े दूसरे टीचर उससे थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसके पास इतना आसान रहता था मिस्टर बजाज के नाम का इस्तेमाल करके सीधा एडमिशन लेने का, पर वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इस बात से सबके मन में सिया एक अच्छी इमेज बन गई थी। मानव भी कहते हैं जैसा ये कह रही है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर पहले जो प्रिंसिपल मानव की चापलूसी कर रहा था वह सब आ गया और फिर उसने जल्दी से कहा, जी जी मिस्टर बजाज, जैसा आप कहें। फिर पीछे खड़े सभी टीचर की ओर देखते हुए कहते हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट टीचर है, इन्होंने इसके लिए एग्जाम तैयार की है। अगर मैं उन सब में पास हो जाती है तो हम बेशक उन्हें यहाँ पर एडमिशन कर अपना स्टूडेंट बना लेंगे। जिसकी बात पर दोनों सिया और मानव बस अपना सर हमें हिलाते हैं और उनका ये देखकर प्रिंसिपल टीचर को इशारा करता है, जिससे सभी टीचर्स अपने अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां से एक अलग कमरे में जाते हैं जहां पर सिया अपना टेस्ट देने वाली थी। नहीं किया एक बार मानव की ओर देखती है और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, डोंट वरी खडूस, मुझ पर इतना भी शक मत करो, आखिरकार तुम्हारे स्टूडेंट को देखना कैसे पेपर फाड़ के आगे, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर वहां से भाग जाती है। वही मानव बस उसे देखता है और धीरे से कहता है, मुझे पता है। नहीं, सिया के लिए अलग अलग 4 टेस्ट तैयार किए गए थे जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट है और जिन टीचर्स ने इसे तैयार किया था वह वहां के सबसे अच्छे बेहतरीन फीचर्स में से एक थे। उनके द्वारा बनाए गए टेस्ट हमेशा बहुत टफ होते थे। क्या उस रूम में जाती है जहां पर उसका टेस्ट होने वाला है। वहां पर बैठने के तुरंत बाद एक टीचर आगे आकर उसे एक आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देता है और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है या एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ती है और उसके बाद वह जल्दी जल्दी उनके जवाब लिखना शुरू कर देती है। लगभग सिया ने उसे 1 घंटे में पूरा कर गया और सामने खड़े टीचर को सबमिट कर दिया। उसके बाद किया को दोपहर के 3:20 का एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। उसके बाद उसका वापस एक एग्जाम है। ऐसे ही एक एक करके सारे टेस्ट होगा और इन सब में करीबन 5 घंटे लगे। किया इस दौरान पूरे मन से अपना टेस्ट दे रही थी। उसने अपना बेच दिया। जब वह घड़ी में टाइम देखती है तब उसे लगता है कि शायद मानव चला गया होगा।
क्योंकि पूरा 5 घंटा वेस्ट करना मानव बजाज की आदत नहीं थी, उसे तो अपना 1 सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो 5 घंटे तो क्या ही वह वेस्ट करेगा। पर सिया के सरप्राइज के लिए बाहर मानव उसका इंतजार कर रहा था। सिया को पता नहीं क्यों पर मानव को वहां इंतजार करता देख बहुत अच्छा लगा। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसका एक हाथ पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, मैंने सारे टेस्ट बहुत अच्छे से लिखे हैं, मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे खडूस। जिसकी बात पर मानव बस हाँ में सर हिलाता है और फिर कहता है, तुमने बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं है, चलो खुद जाकर खाकर आते हैं। वैसे भी तुम्हें अपना रिजल्ट कल पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर किया उसके साथ यूनिवर्सिटी से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राव परिवार कुछ बड़ा सोच रहा था। वह कुछ भी करके सिया को वापस उनके पास चलाना चाहते थे, पर सबके इमोशन बहुत अलग अलग है। जैसे तीनों भाइयों को सिया की वही पहली वाली अटेंशन चाहिए थी, उनको पता नहीं था, पर वह खुद सिया के मुंह से खुद के लिए भाई सुनने के लिए तड़प रहे थे। भाई हॉस्पिटल से आने के बाद, मिस्टर जाओ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि क्या हम सबको अपना मानने से इनकार कर रही है। पर उन्हें खुद का ईगो यह मानने से मना कर रहा था कि उन्हें सिया का ऐसा बर्ताव दुखी कर रहा था। वह खुद को रागिनी ही उनकी बेटी है या कहकर शांत करा लेते। पर इन सबसे अलग मिसेज राव बस जितने और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या तो वहां लाना चाहती थी, साथ ही वह सिया से अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह जिद पर अड़ गई थी। वही रागिनी तो कुछ और ही लाइन पर लेने उसने कुछ किया को बर्बाद करने का अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लान बना दिया था। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। इन सब के बीच सिया मानव के साथ एक 5 स्टार होटल में अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने पूरा एक रूम बुक कर लिया था और पूरी डाइनिंग टेबल अलग अलग डिशेज से भरी हुई थी। सिया उनमें से थोड़ा थोड़ा सब खा रही थी। नहीं माना, बस उसे शांति से देख रहा था। एशिया के ऐसे खाने की आदत बन गई थी, उसे पता कि उसे कितनी ही बार ग्रुप का या तो खा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किया वही करती है जो उसे पसंद आता है, इसलिए उसने भी सिया को रोकना सोचना बंद कर दिया। अब उसे किया था ऐसा झूठा बच्चों वाला खाना खाने का तरीका बहुत अच्छा लगने लगा था। वह इसे बहुत एंजॉय करता था। पर इस वक्त भी वह खड़ूस अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं ला रहा, बस किसी मूर्ति की तरह एक जगह पर बैठा हुआ बड़े ही सलीके से धीरे धीरे पूरी एटिकेट के साथ खाना खा रहा था। सिया और मानव सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करते हैं और प्रिंसिपल के केबिन की ओर चले जाते हैं। प्रिंसिपल को पहले से इस बात का पता चल चुका था कि मानव बजाज खुद उनके कॉलेज आ रहा है, इसलिए वह खुद उन्हें लेने बाहर खड़े थे। साथ ही कुछ गिने चुने टीचर वहां खड़े थे जो प्रिंसिपल के साथ मानव का बिल कम करने के लिए आए थे। मानो उन सब को इग्नोर करते हुए आगे चलने लगता है, वही सभी उसके पीछे चलने लगते हैं और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में चले जाते। अंदर जाते हैं, मानव क्रिया को उसकी सीट पर बैठाता है और खुद एक सीट पर बैठता है। उसके बैठने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मानव ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था, उसे काम की बात करना ही पसंद था, इसलिए उसने सीधा मुद्दे की बात आते हुए बोला, प्रिंसिपल मूर्ति यह है सिया, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए सिया को देखता है और मानव की चापलूसी करने के इरादे से कहता है, मिस्टर बजाज, मुझे लगता है हमें किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप सीधा मिस को कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, मैं खुद इन सब में आपकी मदद करूंगा। जिस बात पर सियासी आती है, नहीं मुझे यह मंजूर नहीं है, जैसे कि हमने सेट किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम दूंगी और अगर उसमें मैं पास होती हूं तभी मैं इस यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ूंगी, वरना नहीं। सिया की बात सुनकर वहां पर खड़े दूसरे टीचर उससे थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतना आसान रहता था मिस्टर बजाज के नाम का इस्तेमाल करके सीधा एडमिशन लेने का, पर वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इस बात से सबके मन में सिया एक अच्छी इमेज बन गई थी। मानव भी कहते हैं जैसा ये कह रही है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर पहले जो प्रिंसिपल मानव की चापलूसी कर रहा था वह सब आ गया और फिर उसने जल्दी से कहा, जी जी मिस्टर बजाज, जैसा आप कहें। फिर पीछे खड़े सभी टीचर की ओर देखते हुए कहते हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट टीचर है, इन्होंने इसके लिए एग्जाम तैयार की है, अगर मैं उन सब में पास हो जाती है तो हम बेशक उन्हें यहाँ पर एडमिशन कर अपना स्टूडेंट बना लेंगे। जिसकी बात पर दोनों सिया और मानव बस अपना सर हमें हिलाते हैं और उनका ये देखकर प्रिंसिपल टीचर को इशारा करता है, जिससे सभी टीचर्स अपने अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां से एक अलग कमरे में जाते हैं जहां पर सिया अपना टेस्ट देने वाली थी। नहीं किया एक बार मानव की ओर देखती है और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, डोंट वरी खडूस, मुझ पर इतना भी शक मत करो, आखिरकार तुम्हारे स्टूडेंट को देखना कैसे पेपर फाड़ के आगे, इसीलिए
ज्यादा टेंशन मत लेना, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ बाय, ये कहकर वहां से भाग जाती है। वही मानव बस उसे देखता है और धीरे से कहता है मुझे पता है। नहीं, सिया के लिए अलग अलग 4 टेस्ट तैयार किए गए थे जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट है, और जिन टीचर्स ने इसे तैयार किया था वह वहां के सबसे अच्छे बेहतरीन फीचर्स में से एक थे। उनके द्वारा बनाए गए टेस्ट हमेशा बहुत टफ होते थे। क्या उस रूम में जाती है जहां पर उसका टेस्ट होने वाला है। वहां पर बैठने के तुरंत बाद एक टीचर आगे आकर उसे एक आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देता है और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है, या एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ती है और उसके बाद वह जल्दी जल्दी उनके जवाब लिखना शुरू कर देती है। लगभग सिया ने उसे 1 घंटे में पूरा कर गया और सामने खड़े टीचर को सबमिट कर दिया। उसके बाद किया को दोपहर के 3:20 का एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। उसके बाद उसका वापस एक एग्जाम है। ऐसे ही एक एक करके सारे टेस्ट होगा और इन सब में करीबन 5 घंटे लगे। किया इस दौरान पूरे मन से अपना टेस्ट दे रही थी। उसने अपना बेच दिया। जब वह घड़ी में टाइम देखती है तब उसे लगता है कि शायद मानव चला गया होगा, क्योंकि पूरा 5 घंटा वेस्ट करना मानव बजाज की आदत नहीं थी। उसे तो अपना 1 सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो 5 घंटे तो क्या ही वह वेस्ट करेगा। पर सिया के सरप्राइज के लिए बाहर मानव उसका इंतजार कर रहा था। सिया को पता नहीं क्यों, पर मानव को वहां इंतजार करता देख बहुत अच्छा लगा। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसका एक हाथ पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, मैंने सारे टेस्ट बहुत अच्छे से लिखे हैं, मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे खडूस। जिसकी बात पर मानव बस हाँ में सर हिलाता है और फिर कहता है, तुमने बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं है, चलो खुद जाकर खाकर आते हैं। वैसे भी तुम्हें अपना रिजल्ट कल पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर किया उसके साथ यूनिवर्सिटी से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राव परिवार कुछ बड़ा सोच रहा था। वह कुछ भी करके सिया को वापस उनके पास चलाना चाहते थे, पर सबके इमोशन बहुत अलग अलग है। जैसे तीनों भाइयों को सिया की वही पहली वाली अटेंशन चाहिए थी। उनको पता नहीं था, पर वह खुद सिया के मुंह से खुद के लिए भाई सुनने के लिए तड़प रहे थे। भाई हॉस्पिटल से आने के बाद मिस्टर जाओ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि क्या हम सबको अपना मानने से इनकार कर रही है। पर उन्हें खुद का ईगो यह मानने से मना कर रहा था कि उन्हें सिया का ऐसा बर्ताव दुखी कर रहा था। वह खुद को रागिनी ही उनकी बेटी है या कहकर शांत करा लेते। पर इन सबसे अलग मिसेज राव बस जितने और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या तो वहां लाना चाहती थी, साथ ही वह सिया से अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह जिद पर अड़ गई थी। वही रागिनी तो कुछ और ही लाइन पर लेने उसने कुछ किया को बर्बाद करने का अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लान बना दिया था। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। इन सब के बीच सिया मानव के साथ एक 5 स्टार होटल में अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने पूरा एक रूम बुक कर लिया था और पूरी डाइनिंग टेबल अलग अलग डिशेज से भरी हुई थी। सिया उनमें से थोड़ा थोड़ा सब खा रही थी। नहीं माना, बस उसे शांति से देख रहा था। एशिया के ऐसे खाने की आदत बन गई थी, उसे पता कि उसे कितनी ही बार ग्रुप का या तो खा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किया वही करती है जो उसे पसंद आता है, इसलिए उसने भी सिया को रोकना सोचना बंद कर दिया। अब उसे किया था ऐसा झूठा बच्चों वाला खाना खाने का तरीका बहुत अच्छा लगने लगा था। वह इसे बहुत एंजॉय करता था। पर इस वक्त भी वह खड़ूस अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं ला रहा, बस किसी मूर्ति की तरह एक जगह पर बैठा हुआ बड़े ही सलीके से धीरे धीरे पूरी एटिकेट के साथ खाना खा रहा था। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।